नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 39 दिन का वक्त बचा है। इन बचे हुए दिनों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को अपनी अपनी तैयारी करनी है। आम चुनाव से पहले आज देश के भीतर एक बेहद अहम चुनाव था। यह चुनाव था चंडीगढ़ में मेयर पद का, लेकिन जैसे ही इस चुनाव के नतीजे सामने आए, हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस चुनाव का नतीजा अप्रत्याशित था। दरअसल इस चुनाव में मेयर पद के लिए एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सोनकर थे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार, जिसे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी कहा गया। वोटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी प्रत्याशी के पास 15 पार्षदों के अलावा एक सांसद का वोट था, मतलब कुल 16 वोट, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास 20 वोट थे, जिसमें से 13 वोट आम आदमी पार्टी पार्षदों के थे और 7 वोट कांग्रेस के पार्षदों के। आंकड़े बताते हैं कि इस हिसाब से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आसानी से जीत जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसके एकदम उलट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव उनका ही प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो बड़ा उलटफेर हो गया। न सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा, बल्कि इंडिया गठबंधन अपने लिटमस टेस्ट में भी फेल हो गया। इस चुनाव में वोट तो 36 पड़े थे, दोनों खेमों की तरफ से हर वोटर पहुंचा था, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान 8 वोट रद्द कर दिए गए। रद्द किए गए सभी 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ के थे। इस हिसाब से बीजेपी प्रत्याशी को 16 वोट मिले और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले, और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यह चुनाव 4 वोटों से हार गया। जैसे ही ये नतीजे आए, चंडीगढ़ की सियासत में उबाल शुरू हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा कर दिया, क्योंकि यह नतीजा उनके लिए यकीन करने लायक नहीं था। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। ये सर हार नहीं है, हमारी जीत है। जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर हमारी 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया है, वो टिक मार करके। हम वैसे भी जीत रहे हैं, हमारी 12 और 8 20 वोटें हो रही हैं, उनके पास 16 वोटें हैं, हमारी 8 वोट इनवैलिड करार की गई है सर। वो आप देखिए ना, हम वीडियोग्राफी करवाई हुई है हाईकोर्ट में दिखाएंगे वो चीज। आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ाई एक बार फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट लेकर पहुंच गई। वैसे भी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हाईकोर्ट से होते हुए ही यहां तक आया है। इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, पहले चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन उस दिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बीमार हो गए। इस बारे में 18 जनवरी को सुबह सुबह चंडीगढ़ के सभी पार्षदों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया और चुनाव पोस्टपोन हो गया। यहीं से चुनाव टलने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 30 जनवरी को वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद ये नतीजे सामने आए। जो अनिल मसीह 18 जनवरी को बीमार पड़ गए, उनका इस चुनाव में बहुत अहम रोल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो हार हुई है, उसके पीछे दोनों पार्टियों के नेता अनिल मसीह को ही विलन बता रहे हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से वायरल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बैठे पीठासीन अधिकारी को अनिल मसीह बताया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के वोट के साथ छेड़छाड़ की। इस वीडियो में अनिल मसीह कई वोटों पर पेन चलाते हुए दिख रहे हैं। ये वही अनिल मसीह हैं जो 18 जनवरी को चुनाव की तारीख के दिन बीमार पड़ गए थे। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। ये तस्वीरें हैं, हालांकि एबीपी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तेजी से वायरल हो रही है ये तस्वीर। देखिए, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई, वो बेहद चिंताजनक है। अगर एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं, तो देश के चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए,
और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में। चंडीगढ़ में आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तब भी कई बार हंगामा देखा गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और जैसे ही नतीजे आए ये बवाल बढ़ गया। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए वो बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के ही सदस्य हैं और उनकी ही देखरेख में चुनाव करवाया गया। मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? ये तो सरेआम डकैती है। चंडीगढ़ के अंदर 36 सीटें हैं पार्षदों की, उसमें 14 भारतीय जनता पार्टी की हैं, 13 आम आदमी पार्टी की हैं, 7 कांग्रेस की हैं, यानी कि 13 जमा 7 आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने दोबारा एक्सपोज हो गई कि वो छोटी से छोटे चुनाव में भी खराब नीयत का शिकार होते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता का निशाना सीधे सीधे पीठासीन अधिकारी पर है। आरोप यही है कि पीठासीन अधिकारी के साथ बीजेपी ने मिलीभगत की और चंडीगढ़ में अपना मेयर बनवा लिया। अब मैं बताता हूं कि पीठासीन अधिकारी की चुनाव में क्या भूमिका होती है। इसके लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की ही बात करते हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नियुक्त किया गया था। पीठासीन अधिकारी की भूमिका चुनाव प्रक्रिया को पूरी करवाने की होती है, यानी वोटिंग से लेकर वोटों की गिनती तक सब कुछ पीठासीन अधिकारी की निगरानी में ही होता है। मतदान केंद्र में जो भी कार्यवाही होती है उसे नियंत्रण में रखने की पूरी शक्ति इसी अधिकारी के पास होती है। इसी अधिकारी की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मतदान केंद्र पर निष्पक्ष वोटिंग भी करवाए। यानी जिस पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी वोटिंग प्रक्रिया को निर्विवाद पूरी करवाने की होती है, वही अधिकारी इस विवाद की जड़ में आ गया है। वैसे भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 8 पार्षदों के वोट को एक साथ रद्द कर दिया गया। चंडीगढ़ में इस तरह का बवाल होगा, इसकी आशंका पहले से भी नगर निगम दफ्तर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त तैनाती भी की गई थी। इंडिया गठबंधन का सीधा आरोप है कि यह चुनाव जालसाजी और षड्यंत्र करके जीता गया, जबकि बीजेपी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हताशा बता रही है। इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। फिर हमें ब्लेम करने लगे क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर, जब घोषित किया गया मेयर को वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। देखिए, बीजेपी के खेमे में भले ही जश्न का माहौल हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी चुनाव हार गया उसकी आंखों में आंसू है। जिस चुनाव को वो कल तक जीता हुआ मान रहा था वो अचानक उसके हाथ से फिसल गया। हार के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार जमीन पर ही बैठ गए। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा परिवार उनके आंसू पोंछ रहा था। अब आम आदमी पार्टी का हर नेता यही कह रहा है कि चुनाव जीतने के लिए यह सब कुछ करवाया गया है। चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है? भाई साहब, 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। इसने जनतंत्र की हत्या की है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सियासत को देखने समझने वाले यही सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद अपनी जीत पर भरोसा पहले से ही कैसे था, यह भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगर 16 के 16 वोट किसी के वैलिड निकलते हैं
तो हो सकता है कि उनमें वोट करने की बहुत बड़ी चतुराई हो, लेकिन आरोप ये सामने आ रहे हैं कि वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, मसीह मतलब इंक होता है, तो उन्होंने 8 वोटों पर एक टिक मार्क लगा के इंक लगा दी और वोट इनवैलिड हो गए। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर इंक का मसीह का कुछ खेल सामने नजर आया है। बैलेट पर वोट हुआ, सिर्फ 36 वोट थे, उसमें भी घपला हो गया। तो मशीनों का क्या खेल होगा? छोटे पदों को बहुत बड़ी प्रेस्टीज का इशू बना दिया गया है। अब इसे क्या कहा जाए, चुनावी उलटफेर या सियासी दबदबा? क्योंकि चंडीगढ़ के नतीजे पर हर किसी का अपना अपना तर्क है। जिस हाईकोर्ट से होते हुए मामला यहां तक पहुंचा है, एक बार फिर अब यह लड़ाई उसी हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई। कल इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, यानी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव अभी एक और नया मोड़ ले सकता है। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां बीजेपी ने चक्रवर्ती प्लान तैयार किया है। एनडीए का लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीती जाए। अगर बीजेपी को यह लक्ष्य हासिल करना है तो दक्षिण भारत में अपनी सियासी सेहत सुधारनी होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में अब भी राह आसान नहीं है। सवाल है, बीजेपी दक्षिण कैसे जीतेगी? इस सवाल को समझने से पहले दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्थिति को देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। दक्षिण में केंद्र शासित प्रदेश समेत कुल 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 132 में से सिर्फ 22 सीट मिली थी, लेकिन 2019 में भी बढ़कर 29 हो गई थी। और इस बार बीजेपी प्रदर्शन सुधारने की बात कह रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आंध्र प्रदेश में 25 में से एक ही सीट पर जीत नहीं मिली थी बीजेपी को। कर्नाटक ने बेहतर रिजल्ट दिए। बीजेपी को कर्नाटक में 28 सीटों में से 25 सीट मिली थी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी को यहां एक भी सीट नसीब नहीं हुई। केरल में 20 सीटें हैं, यहां भी खाता नहीं खुला। पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक सीट है, यहां भी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में अंडमान और निकोबार की एक सीट जीती थी, लेकिन 2019 में यह सीट भी हार गई। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी दक्षिण की कुल 132 सीटों में से 84 सीटों पर आज तक नहीं जीत पाई है। सवाल है, ऐसे में बीजेपी के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आएंगी? प्लान क्या है? सबसे पहले तमिलनाडु विजय प्लान की बात करते हैं कि बीजेपी का यह प्लान क्या है। तमिलनाडु में इस वक्त कांग्रेस और डीएमके की सरकार है। 2019 में बीजेपी का हाथ यहां खाली रहा। इस बार जीत के लिए बीजेपी कई मोर्चों पर काम कर रही है। क्या ये मोर्चे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। पहला, तमिल काशी संगमम। 2 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तमिल काशी संगमम का सफल आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, हिंदू कार्ड। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डुबकी लगाई, रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, रामायण पाठ में हिस्सा लिया। रामेश्वरम में रोड शो तक भी उन्होंने किया। तीसरा, दक्षिण को हस्तियों का सम्मान। हाल ही में कला के क्षेत्र में वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ये दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। चौथा फॉर्मूला, पिछड़ा, ब्राह्मण और नाडार कॉम्बिनेशन। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में 4 सीटें मिली थी। 1999 वाले समीकरण का फिर से इस्तेमाल करने का प्लान है कि उसी समीकरण का फिर से इस्तेमाल हो। तमिलनाडु में बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 7% वोट मिले हैं। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूट गया है, लेकिन एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन ने एनडीए के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। एआईएडीएमके से भी गठबंधन हो सकता है। इस प्लान के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जो एमके स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में, जिस तरह की एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, और खास करके उदयनिधि स्टालिन की जिस तरह के बयान आए थे राम मंदिर के खिलाफ, उसके चलते हुए एक समाज जो है वह काफ़ी नाराज है तमिलनाडु में। और एआईएडीएमके जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व को तो पेडल करती आई है, और बीजेपी भी यहाँ पर हार्ड हिंदुत्व की लाइन ना लेकर के सॉफ्ट हिंदुत्व अगर फॉलो करेगी तो उनके लिए कुछ सीटें जीतना मुश्किल नहीं होगा।
दक्षिण भारत में तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य कर्नाटक है, जहां पर 28 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 सीट जीती थी। लेकिन 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से हटा दिया। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी कैसे खोया हुआ जनाधार हासिल करेगी। इस सवाल का पहला जवाब है गठबंधन। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इससे बीजेपी को बेहतर नतीजों की उम्मीद है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 36% था, जबकि जेडीएस के 13.29% वोट थे। दोनों के वोट शेयर को मिलाकर 49.29% हो जाता है। इसकी तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर कम है, यानी 42.88%। वोट पर बीजेपी गठबंधन का 49.29% वोट भारी पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 51.75% वोट मिले थे। तो बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। यहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में से 22 सीटें वाईएसआरसीपी के खाते में थी। टीडीपी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि कांग्रेस और बीजेपी का खाता भी यहां पर नहीं खुला। लंबे वक्त तक गठबंधन से इनकार करने वाली बीजेपी इस बार अलायंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना चाहती है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना एनडीए के साथ है, उसका टीडीपी के साथ गठबंधन है। चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी के एक साथ आने के संकेत भी मिल रहे हैं। As far as the alliance is concerned, the many people are maintaining speculations about the alliance. But BJP always adhered the central unit decision. State unit always follows the central direction as far as alliance is concerned. सोच रहे कि ये तो अच्छा था ना, हम फिर आ जाते साथ में, क्या प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा थोड़ा ईगो टसल हो तो इसके लिए थोड़ी पूरी पार्टी दोनों को, तो ये जब टाई अप हो जाएगा बीजेपी और टीडीपी का अगर हो तो बीजेपी को भी फायदा है और टीडीपी को भी फायदा है। देखिए, खबर है कि केरल में भी समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन किसके पक्ष में इसको समझना होगा। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। 2024 में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे या गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेफ्ट ने राहुल गांधी से वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने को कहा था, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। खबर है कि इस चुनाव में लेफ्ट केरल में कमजोर हो सकता है। तो सवाल यह है कि फायदा किसको मिलेगा। इसका पहला जवाब कांग्रेस है, दूसरा विकल्प बीजेपी। सवाल यहां यह भी है कि क्या लेफ्ट के गढ़ में बीजेपी को वोट मिल सकता है। तो इस सवाल के जवाब को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 54% से ज्यादा है। केरल में 26.56% आबादी मुस्लिम है और 18% ईसाई। बीजेपी हिंदू वोटर वाले इलाके में फोकस कर रही है। यहां बीजेपी की उम्मीद आरएसएस की मौजूदगी के कारण जिंदा है। अभी तक के चुनावों में मजबूत दावेदारी नहीं होने की वजह से राइट विंग के वोटर्स कांग्रेस को यहां वोट देते रहे। जीत के लिए बीजेपी इजावा समुदाय और क्रिश्चियन वोटरों के बीच अपनी पैठ बना रही है। इस चुनाव में पार्टी कई सीटों पर इजावा समुदाय के नेताओं को मैदान में उतार भी सकती है। देखिए, हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी केरल के हिंदू मंदिरों में जाते हैं। जनवरी में ही केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। उससे पहले ईसाइयों को साधने के लिए 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तेलंगाना सीटों की संख्या के हिसाब से दक्षिण भारत का 5वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में टीआरएस की झोली में 9, बीजेपी के 4, कांग्रेस के 3 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट आई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में और ज्यादा सीटें जीत सकती है। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटें जीती और पार्टी का वोट शेयर 14% हो गया। इसके अलावा करीब 6 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2024 में तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ही बीजेपी ओबीसी कार्ड के साथ हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जुटी हुई है।
देखिए बीजेपी तो एक तेलंगाना तो एक अर्बन स्टेट हो गया, हैदराबाद में इतने सीट्स हैं, बाकी प्रदेश में कुछ स्टेट सीट्स हैं, तो बढ़ सकता है, एक दो कम भी हो सकता है, तो बताना मुश्किल है। बीजेपी साउथ में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र शासित राज्यों में भी जोरदार काम कर रही है। हाल ही में मालदीव प्रकरण की वजह से लक्षद्वीप में मोदी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दक्षिण के 132 सीटों में से कम 70 से 80 सीटों पर जीत के लिए मजबूत प्लान के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको इन प्रत्याशियों के बारे में बता देता हूं। इस लिस्ट में मुलायम परिवार के 3 सदस्यों का नाम है। डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी। अक्षय यादव को दोबारा फिरोजाबाद से मैदान में उतारा गया है और आजमगढ़ का उपचुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव लौटकर बदायूं पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी के टिकट पर सांसद है मौजूदा वक्त में, यानी इस सीट पर सस्पेंस अब ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाहियों की बात करें तो शफीकुर रहमान बर्क को दोबारा संभल से टिकट दिया गया है और आनंद भदौरिया को एक बार फिर से धौरहरा से प्रत्याशी बनाया गया है। 2014 में भी आनंद भदौरिया इसी सीट से सपा के टिकट पर लड़े थे और 2019 में यह सीट बीएसपी के कोटे में चली गई थी। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने कई विधायकों और पूर्व विधायकों पर भी भरोसा जाहिर किया है। इसमें पहला नाम रविदास मेहरोत्रा का है, जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अंबेडकर नगर से विधायक लालजी वर्मा को टिकट दिया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि रितेश पांडे की सपा में जाने की जो अटकलें थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तक सीट से रितेश पांडे ही बीएसपी के सांसद हैं। इसके अलावा फैजाबाद यानी अयोध्या से पार्टी ने अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो मिल्कीपुर से विधायक है, करीब 45 साल से समाजवादी पार्टी में है। खीरी से पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व विधायक है और 2022 का विधानसभा चुनाव लखीमपुर से हार गए थे। समाजवादी पार्टी ने दूसरी पार्टी से आए कई नेताओं पर भी दांव खेला है। इसमें सबसे पहले राजा रामपाल हैं, जिन्हें अकबरपुर से टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। इसी लिस्ट में अन्नू टंडन का नाम भी है, जो उन्नाव से सांसद रह चुकी हैं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी लेकिन हार गई थी। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को उतारा गया है, जो 2019 का चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़े थे और मायावती की सरकार में मंत्री थे। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया गया है, जो बीएसपी में थे और 2018 में सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल को उतारा है, जो 2021 में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। इसी तरह एटा से देवेश शाक्य को उतारा गया है, जो विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया है, जिन्हें मेयर का चुनाव भी लड़वाया गया था। सपा की पहली लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम न होना भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जो ये लिस्ट जारी की है, उसमें इंडिया गठबंधन का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि इस लिस्ट के ऊपर पीडीए का जिक्र किया गया है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारने से पहले कांग्रेस से राय मशविरा किया है या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है और गठबंधन का धर्म यही कहता है कि एक दूसरे से बात की जाए, सलाह दी जाए और उसके बाद प्रत्याशी उतारा जाए।